रमेश जी और कुसुम जी को तीन बेटे और एक बेटी है। सबसे बड़ा बेटा है राजीव, दूसरे नंबर पर जुड़वा बेटा बेटी हैं राज और तान्या, और सबसे छोटा बेटा है साहिल, जो कि अभी कक्षा 8 में पढ़ता है। रमेश जी के घर नई बहू का आगमन हुआ था। नई बहू रिधिमा बेटे राजीव के साथ ही काम करती थी। शादी संपन्न हो जाने के बाद एक एक करके सभी चले गए। मेहमानों के शोरगुल से भरा घर सूना सा लगने लगा। अब रमेश जी वापिस ऑफिस जाने लगे और राज और तान्या कॉलेज जाने के लिए किताबें समेटे सुबह घर से निकलने लगे। राजीव की भी छुट्टियां समाप्त हो गई। वह भी उठते ही झटपट नहा धोकर वह नाश्ता कर ऑफिस रवाना होने लगा। रिधिमा ने भी ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लिया, पर सारे दिन उसे राजीव पति की याद आती रही। जब घड़ी देखती तो उसे लगता उसकी घड़ी चलना भूल गई है। दिन था कि किसी तरह काटे नहीं कटता था। सारा ध्यान शाम के 8 बजने पर अटका रहता, जब उसका पति से मिलना होता। राजीव और रिधिमा का प्रेम विवाह था। रिधिमा के पिता साधारण परिवार के थे। वे श्रेष्ठ ब्राह्मणों में से गिने जाते थे। राजीव के परिवार के लोग अलग जाति के थे, पर राजीव के पिता ने पढ़ लिखकर एक निजी दफ्तर में नौकरी कर ली थी, और रिधिमा और राजीव दोनों एक कंपनी में जॉब करने लगे थे, जिसमें ठीक ठाक वेतन था। दोनों की शिफ्टें अलग अलग थीं, पर धीरे धीरे उसे लगने लगा जैसे उसके जीवन में कुछ कमी होने लगी है। शादी से पहले दोनों अपनी नौकरियों के बाद घंटों साथ रहते थे। अब अकेले में मिलने का सवाल ही नहीं था। रातें अलार्म घड़ी की कटु ध्वनि से टकरा कर बिखरने लगी हैं। दोनों ऑफिस से लौटकर 2-4 मिनट ही साथ व्यतीत कर पाते थे कि शीघ्र ही राजीव के मित्रों की एक टोली उसे घेर लेती है और उसकी शामी मित्रों के हिस्से चली जाती हैं। और शादी के बाद अचानक दोस्ताना छोड़ना राजीव के लिए मुश्किल हो चला था। प्रतीक्षा करती रिधिमा का मन व्याकुलता से भर उठता है कि पहले वे दोनों 7 घंटे रहते थे, अब बस बिस्तर पर थके से साथ होते। वह मित्रों के साथ इतना समय बिताने पर पति से रुष्ट भी होती, परंतु उसके मित्र थे कि किसी तरह पीछा ही नहीं छोड़ते थे। अगर वे उसे घर से बाहर निकाल पाने में सफल न होते तो वे वही धरना देकर बैठ जाते। ड्राइंग रूम में चाय कॉफ़ी के दौर चलते रहते और रिधिमा अपने कमरे में अकेली बैठी कुढ़ती रहती। इतना ही क्यों, विवाह की सजावट और धूमधाम से भरे घर का एकाएक जैसे सारा नक्शा ही बदल गया था। घर में सफाई और व्यवस्था का अभाव एक तरह से स्वाभाविक ही था। रिधिमा ऐसे घर से आई थी जहाँ साफ सफाई स्वाभाविक तौर पर की जाती थी। राजीव का परिवार साफ सफाई के प्रति काफ़ी उदासीन रहता था। साफ हो गया है तो ठीक, वरना जैसा है पड़ा रहने दो। खाने पीने और हंसी चूहल के बीच किसी को टाइम ही कहाँ था कि इस ओर ध्यान दे। परंतु सबके चले जाने के बाद भी व्यवस्था में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ा था। सब मेहमान अपनी अपनी चीज़ें बटोर कर चले गए थे। घर की चीज़ें जिस तिस दशा में थी, यहाँ तहाँ कपड़ों के अंबार, बेतरतीब बिखरे बैग्स और फर्नीचर, जमीन पर पड़ा कूड़ा, कोनों में पत्तलों और दोनों के ढेर। मिलने आने वालों को नाश्ता पानी कराकर कूड़ा कहीं भी फेंक देना। जूठन और हरदम भन भन करने वाली मक्खियों के कारण घर की दशा अनाथ की सी लग रही थी। किसी को इससे कुछ परेशानी नहीं थी। रिधिमा ने शादी से पहले इस बारे में सोचा था ही नहीं। स्टोर में खाली टोकरों और बासी मिठाई पर मक्खियाँ मंडराती रहती, जिसमें घुसते ही रिधिमा का दिल मिचलाने लगता। उसका मन होता वह झाड़ू लेकर जुट जाए और सारे घर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक साफ सुथरा करके सजा संवार दे, पर झाड़ू हाथ रखते ही सांस दौड़ी आती। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? अभी तो हाथों की मेहंदी नहीं छूटी और तू झाड़ू को हाथ लगा रही है। क्या तेरे ये करने के दिन हैं? तुम हंसो खेलो, तुझे क्या करने की ज़रूरत है? इतने सारे करने वाले हैं। अब कुछ ना करना, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? कितनी बदनामी होगी। लोग कहेंगे
बहू आई नहीं कि सास ने हाथ में झाड़ू पकड़ा दी। चल अपने कमरे में बैठ, कुछ टीवी में देख जाके। राजीव की माँ को ये एहसास था कि ब्राह्मण की बेटी कैसे उनके घर में सफाई कर दे। उन्होंने एक बूढ़ी नौकरानी रखी हुई थी जो इधर उधर सरका कर उल्टी सीधी झाड़ू लगाकर काम खत्म कर देती। रिधिमा के कुछ कहने पर वह उसे ऐसे देखती जैसे कह रही हो, तू कल की छोकरी हमें सिखाने आई है। और रिधिमा का सारा उत्साह भंग हो जाता। उसे रह रह कर अपने घर का स्मरण होता और दिल भारी हो जाता। उसे लगता उसके माता पिता ने अनेक कष्ट सहकर भी जो ट्रेनिंग उसे दी थी वह उसका अंश मात्र भी घर में प्रयोग नहीं कर पा रही है। माता पिता ने तीनों बहनों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी थी। कॉलेज से डिग्री लेने के साथ साथ उसने हर खेल में भाग लिया था, तैराकी भी सीखी थी। इसके साथ ही साथ घर का हर काम भी सीखा था। उसके पिता का वेतन अच्छा था पर बहुत अच्छा भी नहीं, मगर उसके कितने ही रिश्तेदार ऊंचे ओहदों पर थे। बिना दहेज के लिए उसे बड़े मान मनोहार से इस घर की बहू बनाकर लाया गया था। ऊंचे घर की बेटी आ रही है, उनके दिन फिर अपने आप फिर जाएंगे। सादगी से चलने वाले रिधिमा के माता पिता के घर में गंदगी का नाम भी नहीं था। उनका छोटा सा घर सुख संतोष से महकते फूलों की तरह भरा रहता था। सुखी परिवार के लिए धन ही तो सबसे आवश्यक वस्तु नहीं, घर की स्वच्छता तथा सुचारू संचालन क्या कभी धन से खरीदा जा सकता है। विरासत में मिले बहुत से गुण कहीं ना कहीं दिखते ही हैं। रिधिमा के पिता को जाति का एहसास था और वे खुद जाति पाति के खिलाफ थे, और इसलिए उन्होंने बड़ी खुशी से राजीव का शादी का प्रस्ताव मान लिया था। राजीव की माँ दिन भर चूल्हे चक्की में फंसी रहती। दिन भर घर के लोगों को बेवक्त खाना नाश्ता देने के अतिरिक्त उसे किसी बात से सरोकार नहीं था। रिधिमा कभी रसोई घर में घुसती तो वे मीठी झिड़की देती, बाहर चलो बहू, रसोई से तुम्हारा रंग काला पड़ जाएगा। रिधिमा किस मुंह से कहे कि उसके घर में भी खाना माँ ही बनाती है। हरदम मूवी फिल्मी कहानियों और फिल्मी गॉसिप में डूबे रहने वाले देवर व फैशन की दीवानी ननद को वह देखती तो देखती ही रह जाती। फिल्मी बातों, फिल्मी कहानियों और गीतों में राज को जितनी खुशी थी उतनी रुचि उसे कॉलेज की पढ़ाई में ना थी। तान्या नई नई फिल्में देखकर नए से नए फैशन के कपड़े बनवाने में मगन रहती। देवर और ननद कॉलेज जाने के लिए घर से निकलते पर शायद ही कॉलेज जाते। कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, कभी किसी चौराहे पर चाय वाले के पास, कभी कैंटीन में बैठ कर ही शाम को घर वापस आ जाते। और सबसे छोटा देवर आकाश, वह बस्ता लेकर निकलता तो गली के मोड़ पर ही गुल्ली डंडा खेलने बैठ जाता। साल 2 साल फेल होकर अगली क्लास में पहुंचना स्वाभाविक बात हो चुकी थी। नतीजा निकलने पर थोड़ी पिटाई करने के बाद सब कर्तव्य की पूर्ति कर देते और उसे फिर से उसके हाल पर छोड़ दिया जाता। मगर उसका पति राजीव इन सबसे अलग था और इसलिए वह अच्छा कमा रहा था। वह साफ सुथरा था, हर व्यक्ति के पास कुछ काम था और वह उसमें मस्त था। दूसरा क्या कर रहा है उसे किसी को सरोकार नहीं था। कभी कभी रिधिमा को लगता वह अकेली रह गई है, बिल्कुल अकेली। सबसे स्नेह और आदर पाने पर भी ये भावना कैसे उसके मन में प्रवेश कर गई है, ये वह किसी तरह समझ नहीं पाती और उसके दिल के तार कसने लगते। विवाह से पहले उसने राजीव की रूपरेखा कुछ दूसरी ही बना रखी थी। राजीव साफ प्रेमी पति और स्नेही आदर देने वाला ससुराल पाकर उसकी बहुत कुछ इच्छा पूरी हो गई थी, परंतु फिर भी बहुत दरारें थी उसे पूरा होने से रोक रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं ये दरारें बढ़कर उसकी सुख शांति को भंग न कर दें। वह जानती थी कि उसके विवाह पर ना जाने उन्होंने कानाफूसी की होगी। वह सोचा करती थी कि जब उसका विवाह होगा तो उसका पति होगा, छोटा सा एक घर होगा जिसमें हर वस्तु कलात्मक और सुंदर होगी। घर में फूलों से भरी गार्डन होगी, हमेशा हरे भरे रहने वाले पौधे होंगे। घर की हवा ताजगी और खुशबुओं से भरी होगी। पर अब उसे ऐसा लग रहा था
जैसे जेठ की तपती धूप ने उसके सारे फूलों को जला डाला हो और किसी भीषण आंधी ने उसके छोटे से घर की एक कलात्मक खूबसूरत चीज़ को धूल से ढककर एकदम बदरंग कर दिया है। उसे उस लड़के की याद दिलाता था जिसके माँ बाप ने रिधिमा का हाथ मांगा था, पर वह जानती थी कि निखिल एक नंबर का निकम्मा है। जब निखिल ने उसे राजीव के साथ घूमते देखा तो एक दिन एक छोटे होटल में, जहाँ दोनों चाय पी रहे थे, में आ धमका और राजीव से कहने लगा कि वह अपनी औकात में रहे। उसे धमकी भी दे गया कि यदि उसने जाति से बाहर कदम रखा तो बवाल कर देगा। ये तो राजीव के दोस्तों की देन थी कि वे निखिल को सही से समझाने आए थे और दोनों का विवाह हो गया। कई बार रिधिमा सोचती कि क्या उसकी अपनी जाति का निखिल उसे ढंग से रखता, पर जब वह उसकी बड़ी भाभी से मिली तो साफ हो गया कि उस घर में तो हर समय क्लेश रहता है, हर कोई गुरूर में रहता है और कोई भी मेहनत से कमाना नहीं जानता। कुछ महीने पहले उसने निखिल को कुछ लफंगों के साथ बाजार में एक फल बेचने वाले को पीटते हुए देखा था, जो उनसे पूरे पैसे मांगने की हिमाकत कर चुका था। उससे अपने फैसले पर पूरा गर्व हो उठा था। वह अपने सपनों के टूटे टुकड़ों को फेंक कर जो पी सकी है, उसे लेकर जीवन सार्थक मान ले, या इस परिवार रूपी वृक्ष की एक डाली यहाँ से कहीं दूर ले जाकर अपने सपनों की बगिया को सजा ले। बहुत सोचने पर भी उसे कोई उत्तर नहीं मिल पा रहा था। बहुत समझने सोचने पर उसे लगा कि वह दोनों ही काम करने में असमर्थ हैं। ना तो वह अपने सपनों को कभी मन से निकाल सकेगी और ना ही अपनी इज्जत देने वाले सास ससुर ननद देवरों को छोड़कर पति के साथ नई गृहस्थी बनाकर ही सुखी रह सकेगी। उसने अपने सपनों की इसी घर में रहकर पूरा करना होगा। इन्हीं लोगों के साथ रहकर विरोधी को झेलकर उसे धीरे धीरे बहुत कुछ बदलना होगा। उसने अपनी चचेरी बहनों की दुर्गति देखी थी, जो उसी जाति में ब्याही गई थी। रात दिन दहेज पर कमेंट सुनती, जरा जरा सी बात पर उनकी सांसें तुनक जाती। मित्रों के साथ ताश और गपबाजी में पति का समय गुजरे, ये बात रिधिमा को बहुत सताती। एक दिन मित्रों की बुलाहट होने पर राजीव उठा ही था। रिधिमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं भी चलूंगी आपके साथ। राजीव अचकचा गया। वहाँ मेरे मित्रों में? पर वहाँ तो एक भी औरत नहीं होती है, तुम बोर हो जाओगी। और फिर माताजी और पिताजी क्या कहेंगे? यही कि नववधू को अकेला छोड़कर मित्रों के पास बैठना आपको शोभा नहीं देता। बस मैं अभी आता हूँ। जब आ ही गए हैं तो कुछ देर बैठ ही लें। रिधिमा मचल उठी। नहीं नहीं, मैं आपको आज नहीं जाने दूंगी। हम लोगों ने पिक्चर देखने का प्रोग्राम बनाया है। आज तो मित्रों को विदा करना ही पड़ेगा। मित्रों को आज आपको घर भेजना ही पड़ेगा। पति को पत्नी के हट के आगे झुकना ही पड़ा और धीरे धीरे उसकी सारी शामें रिधिमा की हो गई। आकाश इम्तिहान में हमेशा की तरह फेल हो गया था। पिताजी और भाई से अच्छी तरह पिटने के बाद वह सुबक रहा था। रिधिमा का दिल उमड़ पड़ा। बेचारे छोटे देवर का दोष ही क्या था? ये सब घर वालों की उसके प्रति लापरवाही का ही नतीजा था। वह इसी तरह पढ़ेगा तो कितना पढ़ पाएगा? उसका भविष्य क्या होगा? नतीजा खराब निकलने पर मारपीट करने तक की जिम्मेदारी तो सब लेते हैं, परंतु पढ़ाने की जिम्मेदारी लेने का अवकाश किसी को नहीं जाता। स्कूल नहीं जाता, इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाता। शायद ये एक चक्कर था जो घूम रहा था। क्या वह भी उसकी बराबरी की दर्शिका बनकर रह जाए? क्या वह आकाश की कोई सहायता नहीं कर सकती? देवर की परीक्षा लेने पर उसे पता चला कि वह शिक्षा के हर पहलू से अनजान है और उसकी अधूरी शिक्षा को पहली सीढ़ी से शुरू करना पड़ेगा। उसे एक ध्येय मिल गया था। वह पूरे उत्साह से उसमें जुट गई। उसने पूरे 10 दिन की ऑफिस से छुट्टी ले ली। सारा दिन उसे पढ़ाया। बचे समय में उसने घर का पूरा ध्यान रखा। धीरे धीरे घर में पौधों पर गमलों का प्रवेश होने लगा था। आंगन की सीमेंट तोड़कर ईंटें निकालकर किनारे किनारे क्यारियां बना दी गईं। अब तो राजीव ने स्वयं इस काम में पत्नी की सहायता की थी। सब लोगों ने पढ़ी लिखी समझदार बहू उसकी सनक समझा कर जब नन्हे नन्हे पौधे हरे हरे दिखने लगे
तो सबको अच्छा लगा। उसे पता था कि किसी दिन इन बेजान से पौधों से पत्ते निकलेंगे और फूल खिलेंगे, फिर उनमें से रंग उभरे और खुशबू की लहरें उठेंगी, और ये सब धीरे धीरे होगा। उसे बड़े धैर्य से उनकी देखभाल करनी होगी। रिधिमा की सास ने झाड़ू नहीं उठाई, परंतु जब उसे समय मिलता वह घर में फैले हुए कपड़ों, बर्तनों और फर्नीचर को सहेजने में लग जाती। घर की व्यवस्था सुधारने का हर छोटा सा प्रयत्न उसके लिए संतोष का विषय हो गया था। खूंटी, अलंगनी और गुसलखाने में पुराने स्टाइल से लटके ननद के नए से नए डिज़ाइन के कपड़े देख रेख के अभाव में बहुत जल्दी अपना रूप रंग खो देते थे। पुरानों को फेंक तान्या नए कपड़ों के ढेर लगा लेती। क्या मिलता है इन नए नए फैशनों से? क्या वह उससे कुछ सीख कर लाभ उठा सकती है? यदि वह स्वयं ही कपड़े डिज़ाइन कर सकती तो कम से कम एक कला तो आती। रिधिमा को लगा कि उसे समस्या का समाधान मिल गया है। वह ननद को अपने कपड़े स्वयं डिज़ाइन करने का सुझाव देगी। जितना वह स्वयं जानती है उससे उसे सीखने में मदद देगी। उसे विश्वास था कि कपड़ों की शौकीन तान्या इस क्षेत्र में अवश्य रुचि लेगी। उसका अनुमान ठीक ही था। इंटर की परीक्षा देने के बाद उसने घोषणा कर दी कि वह बी.कॉम में ना बैठकर डिज़ाइन स्कूल में भर्ती होगी। माता पिता उसके इस निश्चय पर बहुत नाराज़ थे। बी.कॉम, एम.कॉम की डिग्री के सामने सिलाई में, क्योंकि उनमें पैसा नहीं था, की दृष्टि में मूल्य ही क्या था। परंतु एक बार निश्चय कर लेने की तान्या की जिद कोई सरलता से तोड़ नहीं सकता था। इस बात को तान्या के दिमाग में बैठाने के लिए रिधिमा को भी डांट जरूर मिला था, परंतु वह प्रसन्न थी कि वह एक बेकार शौक और थोथी पढ़ाई की जगह, जो केवल डिग्री के लिए दी जा रही थी, ठोस कार्य के लिए सुझाव दे सकी थी। रिधिमा सुबह से शाम तक सास को खाना बनाते, सबको खिलाते देखती। वह कंघी तक करने की फुर्सत ना जुटा पाती थी। रिधिमा उसे रसोई से खींच लाती, उसके सिर में शैम्पू करती। वह हंसती, अरे बहू, तुम्हारे सजने संवरने के दिन हैं, भला मैं सिंगार पिटार करती अच्छी लगती हूँ? पर रिधिमा एक ना सुनती। उसे नई साड़ी पहनाती, फेस पैक लगा कर स्किन साफ करती, हल्का सा मेकअप कर बिंदी लगा कर छोड़ती। सास मुंह से मना करती थी, पर उसे कुछ देर रसोई घर से छुट्टी पाकर संवर कर अच्छा ही लगता। थका शरीर और मन ताज़ा हो उठता। रिधिमा सबसे शिकायत करती, तुम लोग जब चाहे आते जाते हो, जब दिल करता है खाना खाते हो। माँ जी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, दिन भर उन्हें रसोई से छुट्टी नहीं मिलती। क्या तुम लोगों का फर्ज नहीं कि उनका काम कुछ हल्का करो? सब एक ही साथ बैठ कर खाना खा लो तो काम कितनी जल्दी खत्म हो जाए। कभी हंसकर, कभी बनावटी क्रोध दिखाकर वह सबको एक साथ खाना खाने पर विवश करने लगी। नई बहू का मन रखने के लिए ससुर भी ताश छोड़कर उठ जाते और खाने की मेज पर पहुंचकर खाना खाने लगते। राजीव की बुआ जी आई हुई थी। वह भाभी को रसोई से निकलकर मुंह हाथ धोकर कंघी चोटी करते देख रही थी। वह हंस कर बोली, वाह दीदी, घर में नई बहू क्या आई, लगता है तुम पर भी नई जवानी आ गई है, इस उम्र में सजने संवरने लगी हो। मुझे लगता ही नहीं है कि ये पहले वाला घर है। माथे पर बिंदी लगाती कुसुम जी भी हंसी। हमारी तो जैसे तैसे गुजर रही थी, पर जब घर में पढ़ी लिखी होशियार बहू आ जाए तो अपने को बदलना ही पड़ता है। रिधिमा बाहर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। वह मुस्कुराई। उसने सुरुचिपूर्ण सजे घर को देखा और उसकी निगाहें हरे भरे पौधों पर अटक गई। नन्हे नन्हे पौधे युवा होकर पत्तों से लद गए थे। उनमें से नन्ही नन्ही कलियां सिर निकाले झांक रही थी। उसे लगा अब देर नहीं, शीघ्र ही उसकी बगिया से रंग बिरंगे फूल खिलने लगेंगे। वह प्रसन्न थी कि उसने परिवार के बाग से पौधा उखाड़ कर अपनी दुनिया अलग नहीं बसाई। उसने उस बाग को ही संवार दिया। उसने अपना सपना टूटने नहीं दिया। वह साकार हो उठा। सुख जाति के बड़प्पन में नहीं है, गुणों के सही इस्तेमाल से मिलता है। अब जब भी रिधिमा के माता पिता उससे मिलने आते, अब ना तो राजीव को संकोच होता
ना राजीव के माता पिता को, ना ही रिधिमा के माता पिता को एहसास होता कि उनके परिवारों में कभी भी कोई खाई थी। धन्यवाद।